हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड सिटीजनशिप यानी नागरिकता के इस वीडियो में मैं करुणाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नागरिकता से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, किसी स्थिति में नागरिकता ली जा सकती है, किसी स्थिति में नागरिकता छीन हो जाती है, और साथ ही नागरिकता से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए पहले इसकी शुरुआत सिटीजनशिप के डिफिनीशन से करते हैं। दोस्तों, सिटीजनशिप समझने के लिए आप पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी देश में दो तरह के नागरिक होते हैं। एक तो वहाँ के लोकल्स जो निवासी होते हैं, नागरिक होते हैं, और दूसरा जो विदेशी। तो हमारे भारत में भी एक देश के नागरिक रहते हैं और दूसरा विदेशी लोग रहते हैं। तो जो हमारे देश के लोग रहते हैं, देशी लोग रहते हैं, जो हमारे नागरिक होते हैं, उन्हें विदेशियों के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिया जाता है और उनका भी कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किया जाता है। तो जो कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी हमारे देश का राष्ट्रपति कोई भी आम व्यक्ति बन सकता है चुन करके जाकर के, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसी जो सुविधा है वो विदेशियों को नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। तो नागरिकता जो होता है वो एक स्पेशल स्टेटस होता है जो कुछ विशेष नागरिकों को कुछ विशेष क्राइटेरिया के अंतर्गत दिया जाता है, जिससे कि नागरिक को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आइए इसको एक देसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मैरिड व्यक्ति हैं, तो आपका दो जगह रहना सहना हो सकता है, एक तो अपने घर में और एक अपने ससुराल में। मान के चलिए आपका अपना घर एक अलग कंट्री है और आपका ससुराल एक अलग देश है। तो जो आपका घर है वो आपके लिए अपना देश होगा, वहाँ की नागरिकता आपके पास होगी, लेकिन जो ससुराल पक्ष होगा वो आपके लिए विदेश होगा, वहाँ के लिए आप एलियन होंगे। यानी वहाँ पे आपको बराबर राइट्स अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपके अपने पिताजी के घर में आपका उनके संपत्ति में राइट्स होता है, लेकिन आपके फादर इन लॉ के संपत्ति में आपका राइट्स नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे देश में भी होता है, जो देश के नागरिक होते हैं उनके राइट्स अधिक होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि देश के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से राइट होते हैं जो नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है अनुच्छेद 15 का राइट। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में जो राइट दिया गया, इसको हम लोग आगे मौलिक अधिकार में और अच्छे से देखेंगे। इसमें कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कोई विदेशी आए और बोले कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चूँकि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया संविधान में, तो ये उन्हें नहीं दिया जा सकता। कोई इंग्लैंड वाला आ जाए बोले हमारे देश में कि हमारे देश के जो नागरिक है उनके बराबर हमें अधिकार दिया जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उनके साथ जन्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये जो राइट है ये भी सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 16 का। इसमें बताया गया है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देने का बात। तो सार्वजनिक रोजगार मतलब हम गवर्नमेंट जॉब क्यों देंगे विदेशियों को, कैसे दे देंगे अगर हमारे लिए किसी तरह का ये रिस्क का बात हो जाएगा। तो ये राइट्स जो भी है ये भी हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 19 का राइट्स। ये भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही प्राप्त है। इसमें जो भाषण देने का या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर सम्मेलन, सभा आयोजित करने का, ये सब जो अधिकार है ये सिर्फ नागरिक को है। अगर ऐसे विदेशियों को अधिकार दे दे तो यहाँ पे ही वो गुटबाजी कर करके हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके लिए ये अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 29 का राइट्स। इसमें जो संस्कृति के संरक्षण और भाषा और लिपि के संबंध में जो अधिकार दिया गया ये भी सिर्फ हमारे नागरिकों को ही है। अगर कोई विदेशी को अगर ये राइट दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो हमारे संस्कृति को ही धक्का पहुंचा दे, वही हमारे संस्कृति को ही क्षति पहुंचा दे। तो इसके लिए ये राइट भी विदेशियों को नहीं दिया गया। अगला है अनुच्छेद 30 के राइट। अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का ये अधिकार दिया गया है वो भी हमारे देश के नागरिकों को ही, यानी जो हमारे देश के अल्पसंख्यक होंगे वही मदरसा जैसे स्कूल स्थापित कर सकते हैं, कोई विदेशी नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी कुछ राइट्स है उन्हें भी देख लेते हैं। एक तो लोकसभा और राज्यसभा के विधानमंडल में जो मतदान का अधिकार होता है वो हमारे देश के नागरिकों को, ये भी विदेशियों को नहीं है। कोई विदेशी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में मत नहीं दे सकता है। अगला एक इसी तरह का राइट है कि जो देश की संसद या फिर राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है वो व्यक्ति हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यानी कोई भी विदेशी आदमी संसद का या फिर एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये अधिकार भी हमारे सिटीजन्स को ही प्राप्त है। उससे आगे सार्वजनिक पदों जैसे इंपॉर्टेंट पद से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट पद है जो कि बहुत अधिक पावर से वेस्टेड है, इन पदों को सिक्योर के रखा गया है भारतीय नागरिकों के लिए। बाहर के किसी विदेशियों को ये पद नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब तो राइट्स हो गए जो कि सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य भी है जो कि सिटीजन्स को ही करना रहता है और इसमें किसी विदेशियों के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है। सबसे पहला है तो हमारा जो देश का नागरिक है उससे एक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि उसे संविधान का पालन करना है और उसके आदर्श या फिर जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इस सब का सम्मान करना है। ये सब विदेशियों का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि विदेशी वो अपने देश के झंडे का सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, अपने संविधान का पालन करेंगे। हमारे यहाँ उनकी जो मजबूरी होगी उतना उन्हें पालन करना पड़ेगा।
अगला जो 2 मौलिक अधिकार, ये सब राष्ट्रभक्ति की भावना से, जैसे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारे हर एक सिटीजन का कर्तव्य का निर्धारित किया गया है। ऐसे ही देश में भाईचारा का निर्माण, ये सब भी हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का भी जो काम है, ये सब हमारे देश के नागरिकों के लिए है। इसके अलावा हमारे भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा है, उसे भी हमारे हर एक सिटीजन्स को समझना है और उसको सम्मान करना है, उसको फॉलो करना है। तो ये सब तो अधिकार हो गए और कुछ कर्तव्य हो गए जो कि नागरिकों को दिए गए। तो चूंकि ये अधिकार और कर्तव्य नागरिकों को दिए होंगे, तो अब बात आती है कि नागरिक कौन होते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि नागरिक कौन कौन होंगे। तो दोस्तों, हमारे देश के नागरिक कौन कौन होंगे, ये हमारे देश में 2 जगह डिसाइड किया गया। एक तो भारतीय संविधान में और दूसरा भारतीय नागरिकता अधिनियम में। यहाँ मैंने 1955 इसके लिए लिखा है कि ये 1955 में ये कानून आया था। बाद में इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ, 57 में, 60 में, 85 में। इसी तरह से लेटेस्ट 2015 और 19 में भी संशोधन हुआ है। और 2019 के संशोधन से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, बहुत सारा बवाल भी हुआ सीएए के अगेंस्ट, तो यही संशोधन हुआ था। अब बात आती है कि ये 2 जगह वर्णित क्यों है, 2 जगह इसका चर्चा क्यों किया गया है। तो संविधान में जो नागरिकता की बात की गई है, वो वैसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है जो कि 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के दिन भारत के नागरिक थे। यानी इस डेट में जो लोग हमारे यहाँ थे या फिर कौन कौन लोग हमारे देश के नागरिक होंगे, ये बात संविधान में कहा गया है। और इसके बाद यानी इसके बाद जैसे हम लोग के जनरेशन में या फिर कोई भी और आदमी या फिर विदेशी से भी कुछ लोग अगर नागरिकता लेते हैं, तो वो सब किस तरह से नागरिक होंगे और कैसे क्या विधान है, ये सब नियम डील किया गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम में। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि ये संविधान में और अधिनियम में क्या अंतर होता है। इस दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, मैं बताते चलूँ। संविधान जो होता है, समझ के चलिए एक बड़ा सर्कल ले लीजिए, ये सुपर पावर होता है और इसी पावर के अधीन में ही कोई भी कानून बनाया जाता है। यानी इस परिधि से बाहर नहीं जा सकता किसी कानून का कोई भी प्रोविज़न। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे देश में जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो संविधान में कह दिया गया, लेकिन अब इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। यानी अगर कोई आदमी किसी जाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे उसे डराया जाए या फिर कैसे उसे पनिश किया जाए, ताकि इस संवैधानिक उक्ति को जमीन पे उतारा जा सके। तो उसके लिए जो सरकार होगी, वो एग्जीक्यूटिव जो होगी, वो एक कानून बनाएगी और वही है कि उस कानून में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं किया जाएगा जो इस संविधान के कहे हुए बात से बाहर चला जाए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि संविधान के भाग 12 में आप देखेंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि सरकार जो है वो टैक्स वसूल सकती है। तो टैक्स वसूल सकती है, लेकिन कोई भी सरकार किसी भी कीमत पे कुछ ऐसा प्रोविजन टैक्सेशन में नहीं कर सकती है जिससे कि आदमी के मौलिक अधिकार का ही हनन हो जाए, क्योंकि दोनों बात तो संविधान में कही गई है। मान के चलिए संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी उसे जीने का अधिकार है। अब आप कोई ऐसा टैक्सेशन का रूल ला दिए जिससे कि उस पर इतना हार्डशिप आ गया जो वो अपना खाना खुराक ही नहीं चला सकता है, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है कभी भी सरकार के द्वारा। और यही कारण है कि जीएसटी में जो कुछ बेसिक नीड्स के सामान है, उन सब पे आप देखेंगे कि जीएसटी का रेट 0% भी रखा गया है। तो यानी कुल मिलाकर के जो कोई भी कानून बनता है वो संविधान के परिधि के भीतर ही बनता है। तो इस दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। अभी फिलहाल हम बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता व्यवस्था संविधान में कहाँ पे है, तो भाग 2 में, संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर के 11 तक। इससे पहले ही मैंने बता दिया कि संविधान में जिन व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है वो तब भारत के नागरिक होंगे जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन कौन थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पहले तो भारतीय संविधान में के प्रोविजन को देख लेते, फिर हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम के भी प्रोविजन को देखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में जो पहला अनुच्छेद हुआ है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 में वैसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है जो कि भारत के मूल निवासी थे। मूल निवासी में यहाँ पे आप समझते होंगे, रेसिडेंशियल प्रूफ आप लोग बनाते होंगे। मूल निवासी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिस जगह पे निवास करता रहता है उसे वहाँ का मूल निवासी कहते हैं। यानी निवास का मतलब ये भी कि परमानेंटली निवास करने के व्यू से। जैसे आप अगर 5 साल आपका कहीं पे डिप्यूटेशन हो गया, श्रीलंका में काम करने चले गए, तो श्रीलंका आपका निवास स्थान नहीं हो सकता है। वहाँ आप डिप्यूटेशन पे जरूर गए, लेकिन आपका मूल निवास जो होगा वो होगा इंडिया ही। तो उसी तरह से जो भारत में परमानेंटली सेटलमेंट के व्यू से रह रहे थे उन्हें यहाँ का मूल निवासी कहा गया। तो उनके लिए शर्त रखा गया कि एक तो वो मूल निवासी हो भारत के, और दूसरा इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरा करते तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसमें पहला शर्त था कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ, यानी कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, परमानेंट रहने के व्यू से रह रहा हो, प्लस उसका जन्म भारत में हुआ रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया। या फिर अगर ये कंडीशन नहीं पूरा हो तो दूसरा ये भी कंडीशन था कि उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। यानी ये पहला तो वो भारत का मूल निवासी हो और उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसी तरह से तीसरा है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी भारत में एक तो मूल निवासी यानी परमानेंटली सेटलमेंट के व्यू से रह रहा हो और संविधान
संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले यानी 1945 से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अनुच्छेद 5 जो है वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो कि भारत के मूल निवासी थे, तो उनके लिए 3 शर्त निर्धारित करता है। एक तो या तो उसका भारत में जन्म हुआ रहना चाहिए, या फिर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्म लेने चाहिए, या फिर तीसरा कि संविधान लागू होने से पहले यानी 1945 से वो भारत में लगातार रह रहा होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में डील किया गया है जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उसमें तो पहले तो एक कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है 19 जुलाई 1948 का, और इसमें 2 कंडीशन बनाए गए हैं कि कुछ लोग तो 19 जुलाई 1948 से पहले आए होंगे भारत में और कुछ लोग जो होंगे 19 जुलाई 1948 के बाद आए होंगे, तो उन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन। अब ये जान लीजिए कि ये डेट निर्धारित क्यों किया गया है, तो इसी डेट को हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में परमिट एग्रीमेंट हुआ था, यानी इसके बाद भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे देश में जाने आने के लिए परमिट कर दिए गए थे। तो अनुच्छेद 6 में जो 2 कंडीशन बनाया गया है वो 2 कंडीशन क्या है, तो पहला तो है कि इस डेट से पहले यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं और तभी से लगातार यानी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब तक वो भारत में लगातार रह रहे थे, तो उसे 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया गया। दूसरा कंडीशन था कि 19 जुलाई 1948 के बाद भी कुछ लोग आए होंगे, तो अगर वो लोग भी भारत में उसके बाद भी आए हैं तो उनका लिए कंपलसरी था कि वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले, तो वो यहाँ के नागरिक बन सकते, बशर्ते कि उनके लिए भी एक कंडीशन था कि रजिस्ट्रेशन से पहले उन्हें 6 मंथ तक भारत में निवास करना होगा। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भी अगर कोई भारत में आते और अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते 6 मंथ रह करके, तो वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। कब? तो 26 जनवरी 1950 को। तो अनुच्छेद 6 जो है वैसे लोगों के लिए प्रोविजन करता है जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 7। ये उन लोगों के नागरिकता के बारे में जिक्र करता है जो कि पहले तो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान पसंद नहीं आया तो वापस भारत में आ गए रीसेटलमेंट के लिए, और इसके लिए डेट डिसाइड किया गया 1 मार्च 1947 का। ये डेट इसके लिए डिसाइड किया गया कि इस डेट तक लगभग फिगर क्लियर हो गया था कि भारत और पाकिस्तान डिवीजन अब होकर के ही रहेगा। तो अगर इसके बाद कोई आदमी अगर पाकिस्तान माइग्रेट किया, इसका मतलब है कि वो भारत के प्रति उसका देशभक्ति नहीं था, परंतु बाद में रिलैक्सेशन दे दिया गया क्योंकि वो वहाँ की स्थिति अनजाने में समझ करके पाकिस्तान चले गए थे, और फिर उसको जब बुद्धि आया, जब उनका देशभक्ति जगा अपने भारत के प्रति, तो फिर वो वापस आए। तो उनके लिए भी एक प्रोविजन कर दिया गया कि उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते कि एक पाकिस्तान से एक रिसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न की परमिट के साथ आकर के और यहाँ पे 6 मंथ रह करके वो भारत में अपने नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। यानी वैसा व्यक्ति जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद वो फिर से पाकिस्तान से भारत लौट करके आ गया, तो वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता लेने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बजावते कि वहाँ से पाकिस्तान से रीसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न की परमिट लेकर के आना चाहिए और 6 मंथ कम से कम भारत में गुजारना चाहिए। तो उन लोगों को भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इतना स्पेशल सुविधा क्यों दिया गया। तो कुछ कारण थे, जैसे उस समय जब ब्रिटिश इंडिया था तो भारत और पाकिस्तान एक ही स्टेट था, एक ही देश था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में थे परंतु उसका भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति थी, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में थे परंतु पाकिस्तान के प्रति उसकी राष्ट्रभक्ति थी। तो जो लोग पाकिस्तान के एरिया में पड़ गए डिवीजन के बाद, लेकिन वास्तविक में उनका जो राष्ट्रभक्ति था वो हमारे देश के प्रति था, भारत के प्रति था, तो उन लोगों को मानवता के नाते ये उचित समझा गया कि उन्हें नागरिकता दे दी जाए। और ये संख्या ही बहुत ज़्यादा था, लगभग 10 लाख लोग माइग्रेट किए थे, तो उन सभी की नागरिकता की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न हमारे संविधान में किया गया। तो ये था अनुच्छेद 7। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 8। इनमें वैसे व्यक्तियों को नागरिकता की बात की गई है जो कि पाकिस्तान को छोड़ करके अन्य देशों में रह रहे थे। यानी आप देखेंगे जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे उस समय बहुत लोग थे, बहुत हमारे सैनिक थे जो दूसरे देशों में लड़ने के लिए गए थे, या फिर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि विदेशों में रह करके हमारे देश के लिए काम कर रहे थे, या फिर बहुत सारे व्यापारी भी थे। तो उन लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रोविजन किया गया है। और ऐसे विदेशियों के लिए शर्त क्या रखा गया, तो इनके लिए शर्त रखा गया है कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस देश में रह रहे उस देश में जो हमारा भारत का रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर कंसुलेट हाउस या फिर एम्बेसडर का हाउस, वहाँ पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है उसका कम से कम या तो माता पिता या फिर माता या पिता में से दोनों में से कोई एक, या फिर दादाजी या फिर दादी माँ, इन 2 पुश्त में से 2 पीढ़ियों में से कोई न कोई भारत का नागरिक रहा हो। यानी वैसा भारत का लोग जो विदेश में रह रहा है लेकिन उसके दादा दादी, पिता माता या फिर माता पिता दोनों, इन सभी में से कोई भारत का नागरिक हो, वो लोग
उस देश में जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास अपना एप्लीकेशन दे करके रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 ये सब तो नागरिक कौन कौन होंगे, किस तरह से नागरिक बनेंगे ये चीज़ बता रहा था। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 ऐसा बताता है कि कौन लोग भारत का नागरिक नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक इसे नहीं माना जाएगा। तो वैसे लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो किसी अन्य देश का नागरिकता इस डेट तक ग्रहण कर लिए होंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में यही कहा गया कि वैसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो इस डेट तक भारत से बाहर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो लोग आज भारत के नागरिक बने हैं या फिर फ्यूचर में जब संसद कोई संविधान कानून बना करके किसी और लोगों को भारत की नागरिकता देती है तो उन सभी लोगों को वो राइट्स जो अभी दिया जा रहा है संविधान में, ये राइट्स सभी को मिलता रहेगा। तो ये बात अनुच्छेद 10 कहती है। और अगला है अनुच्छेद 11। तो ये बात संसद को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 11 कि नागरिकता से संबंधित कोई कानून, कोई नियम, कोई संशोधन अगर फ्यूचर में करना पड़े तो ये अधिकार संसद को है। यानी संसद को ये शक्ति दी गई है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी विधि निर्माण की आवश्यकता पड़े तो वो कर सकती है। तो दोस्तों ये थे नागरिकता से रिलेटेड सभी प्रोविजन 5 से लेकर के 11 तक। अब आइए एक बार सभी को रिकॉल कर लेते हैं। भाग 2 का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। इसमें उन लोगों के नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है जो कि भारत के मूल निवासी थे। दूसरा है अनुच्छेद 6। इसमें उन लोगों के नागरिकता के बारे में बात किया गया जो कि पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए थे। तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 7। इसमें वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहा गया है जो कि पहले तो भारत में थे परंतु भारत के से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत में वापस आ गए। इसके बाद है अनुच्छेद 8 जो कि पाकिस्तान के अलावा विश्व के दूसरे देशों में जो भारत के नागरिक रह रहे थे उनके नागरिकता से रिलेटेड बात जिक्र करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 9 जिसमें कि जिक्र किया गया है कि किस तरह से भारत का नागरिक कौन व्यक्ति नहीं होगा। इसके बाद 10वां है वो बताता है कि राइट्स जो नागरिक को दिया जाएगा या फिर फ्यूचर में नागरिक बनेंगे उनको जो राइट्स अभी दे दिया जाता है वो भी लागू रहेगा। और 11वां जो है वो संसद को विशेषाधिकार देता है कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनेंगे वो संसद को बनाना है। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन कौन थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बाद भारत के नागरिक कौन कौन बन सकते हैं, किस तरह से किसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, कौन भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे इसे भी फिर से वही एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे आपने शादी की तो जिस लड़की से आप शादी करेंगे उसे अपने घर में लाएंगे, वो आपके फैमिली का मेंबर बन जाएगी। यानी अगर फैमिली को आप देश मानते हैं तो वो आपके देश का नागरिक बन गए, यानी आप उसे नागरिकता दे दिए। अब उसे क्या होगा तो उसे भी वो राइट्स अवेलेबल हो जाएगा जो आपके पास है, वो भी आपके पिताजी की संपत्ति का हकदार बन सकती है। इसी तरह से हम लोग भारत का नागरिकता कुछ विशेष लोगों को देते हैं, वो क्या क्या परिस्थिति और किन लोगों को देते हैं वो सब आगे देख लेते हैं। तो नागरिकता देने या छीन करने से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो नागरिकता अधिनियम में किया गया है। उसमें पहले तो 5 तरह से नागरिकता देने की बात कही गई और फिर 3 तरह से नागरिकता छीन करने की बात की गई है। 5 तरीका कौन कौन है नागरिकता प्राप्ति का और 3 तरीका कौन कौन है नागरिकता छीन होने का, वो हम लोग एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो तो है जन्म से नागरिकता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है, कंडीशन है कि उसके पिता या माता दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसे आप याद रखें कि जो राजनयिक यानी जो उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो हमारे देश में एम्बेसडर के ऑफिस में काम करते हैं, विदेशों के एम्बेसडर के ऑफिस में, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। चाहे उनका बच्चा भी अगर भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक उन्हें नहीं माना जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि आप तो पहले ही कंडीशन बता दी कि माता या पिता भारतीय होना चाहिए। हाँ, तो जो राजदूत रहते हैं उनके भी माता पिता तो भारतीय हो सकते हैं। अगर कोई महिला बाहर की रहती है और भारत के किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो उनका बच्चा जो होगा वो जन्म भी भारत में हो गया और उसके पिता भी भारत के हो गए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई बाहर के विदेशी पुरुष भी हैं और भारतीय महिला से शादी करते हैं और वो राजदूत के ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा कंडीशन है वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। यानी किसी के डिसेंट, इसे बोलते हैं डिसेंट के द्वारा, यानी किसी के अगर माता पिता भारतीय है और उस बच्चे का जन्म भले ही विदेश में होता है फिर भी उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए एक कंडीशन है कि जहाँ पे बच्चा का जन्म हुआ है वहाँ के कंसुलेट हाउस में, उस देश में जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, कंसुलेट हाउस है या फिर एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा 1 साल के भीतर। जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, तो उनका अगर बच्चा वहाँ हुआ लेकिन चाहते हैं कि हम भारतीय कंट्री का ही मतलब नागरिकता लेकर करके अपने बच्चे के लिए, तो वो कर सकते हैं। उनको 1 साल के अंदर में ये अपने कंसुलेट हाउस में जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ेगा। या फिर कुछ ऐसा भी केस होता है कि कोई दंपति अगर घूमने गए भारत से बाहर, तो अगर वहाँ पे उनको बच्चा हुआ तो वो बच्चा भी जो होगा वो
वंशानुक्रम के हिसाब से, क्योंकि उसके माता या पिता या फिर माता पिता दोनों भारत के नागरिक है, उन्हें भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा तरीका है पंजीकरण के जरिए नागरिकता। ये एक स्पेशल केस है जिसमें लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना एप्लीकेशन दे करके तब नागरिकता लेना पड़ता है, और इसमें उन लोगों को नागरिकता दिया जाता है, एक तो जो भारत के कभी मूल निवासी रहे हो। जैसे अगर मान के चलिए कोई कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर अमेरिका में गए या फिर किसी भी दूसरे देश में गए, वहाँ पे रहते वहाँ पे बस जाते हैं। फिर क्या होता है कि उनका मूल तो रहता है इंडियन, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं वो उस देश के नागरिक बनते चले जाते हैं। तो वैसे लोग अगर व्यक्ति अगर चाहते हैं कि फिर से हम भारत वापस आकर के अगर भारत का नागरिकता ले, तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फिर से उनको भारत की नागरिकता जा सकती है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता पा सकते हैं। जैसे अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी स्त्री से शादी करता है, तो वो भी अपने नागरिकता के लिए, भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। इसी तरह से अगर कोई भारतीय पुरुष विदेशी स्त्री से शादी करता है, लड़की से शादी करता है, तो उसे भी अधिकार है कि उस लड़की को वो भारत का नागरिकता दिलवा सके पंजीकरण के द्वारा। चौथा है भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चले अभी पाकिस्तान सेपरेट कंट्री है, रातों रात कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आया कि रातों रात भारत हो गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जितने भी व्यक्ति हो गए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं पांडिचेरी को। पांडिचेरी पहले हमारा यूनियन टेरेटरी नहीं था, लेकिन जब उसे यूनियन टेरेटरी बनाया गया तो वहाँ के व्यक्तियों को भारत का नागरिकता दे दिया गया। और लास्ट जो है पांचवा, ये है नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसके द्वारा भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता देती है। इसके कुछ शर्त होते हैं कि व्यक्ति जिसको नागरिकता लेना है वो ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ की भारतीयों को नागरिकता नहीं दिया जाता है। यानी कोई ऐसा भी देश है जहाँ पे भारतीयों को वहाँ का नागरिकता नहीं दिया जा सकता, तो वैसे देश के नागरिक को भारत भी नागरिकता नहीं देगी। इसके बाद इसके लिए एक और कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता चाहता है और विदेशी नागरिक है ऑलरेडी, तो उसे विदेशी नागरिकता त्याग करना पड़ेगा, तभी उसे भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। एक और तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, पिछले 12 महीने से भारत की सरकार की सेवा में हो भले ही विदेश का नागरिक, लेकिन भारत सरकार की सेवा में हो, और उससे पिछले लास्ट 12 महीना में तो भारत में रहना चाहिए, उससे पिछले 14 वर्ष में कम से कम 11 साल तक हमारे भारत में रहा हो, तो वैसे केस में भी उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पर इस तरह से जो नेचुरलाइजेशन से नागरिकता दिया जाता है, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात कि वो नागरिकता इस पर्पज से ले रहा है कि वो फ्यूचर में हमेशा के लिए भारत में रहेगा, परमानेंट सेटलमेंट के व्यू से ले रहा हो। और इस सब के अलावा एक स्पेशल विधि है नेचुरलाइजेशन में, जिसमें सरकार डायरेक्ट किसी व्यक्ति को इस सारे कंडीशन से छूट देने के बावजूद भी नागरिकता दे सकती है। वह यह है कि वह व्यक्ति या तो किसी विशेष सेवा या फिर विज्ञान या फिर दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या फिर मानव उन्नति से संबंधित हो। यानी इस सभी सेक्टर से संबंधित अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे भारत सरकार डायरेक्ट नागरिकता दे सकती है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि इस तरह से नागरिकता लेने के लिए भारत के संविधान के अनुसूची 8वें अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है, उनमें से किसी एक भाषा का नॉलेज नागरिकता लेने वाले आदमी को होना चाहिए। तो अगर इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वो, तो नेचुरलाइजेशन के द्वारा उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थे ये 5 तरीके जिसके द्वारा भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। अब इसके अलावा कुछ और नियम है, 3 ऐसे नियम हैं जिसके द्वारा भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आइए अब उसे भी देख लेते हैं। तो उसमें तो पहला जो नियम है वह है कि अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेश के किसी भी देश का अगर नागरिकता हासिल कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसका अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा कंडीशन है स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने रिटेन में स्वेच्छा से अपने वॉलंटरली अगर अब देश का नागरिकता त्यागना चाहता है भारत का, तो वो भारत का नागरिकता त्याग सकता है, उसका नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। और तीसरा, भारत सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त। भारत सरकार भी किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है, बशर्ते कि उसको इन चारों में से किसी कंडीशन में गलत पाया गया है। पहला तो एक तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो लेकिन लगातार 7 वर्ष से वो भारत में आया ही नहीं, लगातार 7 वर्ष से विदेशी में रह रहा, तो उसका अपने आप भारत का नागरिकता समाप्त मान लिया जाता है। दूसरा है कि यदि ये साबित हो जाए कि जो व्यक्ति भारत का नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देकर के या फिर किसी तरह से भारत का नागरिकता प्राप्त किया है, परंतु वो तरीका उसका अवैध है, यानी गलत तरीका से फ्रॉड के द्वारा अगर भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया है और ये चीज पता चल जाता है सरकार को, तो सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तीसरा तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों, चाहे वो जासूसी से रिलेटेड हो या फिर सुरक्षा से रिलेटेड हमारा कोई भी गतिविधि हो, उसमें अगर देश के विरोध में कोई कदम उठा रहा है या फिर कोई काम कर रहा है, वो पकड़ा जाता है तो उसका देश का नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। और चौथा तरीका है कि वो भारत के संविधान का अनादर करता है। अगर जो भारत में सर्वोच्च है हमारा संविधान, उसका अनादर करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे भी भारत के नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।
तो दोस्तों ये थे 5 वो तरीके जिसके द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और 3 वो तरीके जिसके द्वारा नागरिकता छीन हो जाती है। लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी क्या, तो पूरा देश का एक ही नागरिकता होगा, सेपरेट स्टेट का कोई अलग अलग नागरिकता नहीं होगा। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका में क्या है कि सेंट्रल का, केंद्र का अलग नागरिकता है और स्टेट का अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो देश के नागरिक हो गए वो स्टेट के नागरिक अपने आप हो जाएं, किसी भी स्टेट में उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ स्पेशल प्रोविजंस थे, लेकिन जब से धारा 370 हट गया है तब से सेम बराबर नागरिकता का प्रावधान उन पे भी लागू होता है। तो दोस्तों ये थे नागरिकता से रिलेटेड सारे प्रोविजंस कि कौन से लोग 26 जनवरी यानी संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होंगे और कौन उसके बाद भारत का नागरिकता ले सकता है और किस तरह से भारत का नागरिकता किसी आदमी से छीना जा सकता है। मैं समझता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई नागरिकता से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बने उनसे डील कर लेंगे ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।